So hello to everyone and welcome to this JPSC की पाठशाला series. Today we will continue with the FW Taylor जो हम लोग का लास्ट क्लास पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ पार्ट इस टॉपिक का कवर किया एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विथ द टेलरियन फिलॉसफी एंड जो भी रेस्ट पार्ट है दैट इज़ जो प्रिंसिपल है कुछ द क्रक्स ऑफ द टेलरियन फिलॉसफी इसकी बात करेंगे. So welcome again to this session. Actually we are studying the public administration for the JPSC comprehensive lecture series और जो भी इस सीरीज में नए हैं they must join the series. इसको religiously follow करेंगे एंड हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहेंगे because we are bringing the lot of courses for you only guys and आप सब अपनी तैयारी को सिर्फ हमसे जुड़ के हमारे साथ जुड़ के अच्छे करेंगे एंड दिस सीरीज इज गोइंग टू बी दी वेरी बेनिफिशियल इन द कमिंग डेज. और भी जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं जो भी काम है आप सभी का चल रहा है और यूट्यूब में हम लोग एक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वी आर ट्राइंग टू ग्रो अप आवर सेल्फ सो दैट वी आर इन ए पोजिशन दैट यू कुड असिस्ट योर सेल्फ इन द कमिंग टाइम. So let us start the today's class and in this today's class we will take up the Taylorian philosophy और हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात कर रहे हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे एक शेयर करा था कि दैट की द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स स्पेसिफिकली इट इज़ नॉट मेंशन इन योर सिलेबस. ये एक सेपरेट यूनिट है, दिस इज ए सेपरेट चैप्टर, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे बिकॉज यहाँ पर ये थिंकर्स इनके प्रिंसिपल्स इनके जो थ्योरीज ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा एंड विद द बेसिस ऑफ दोज थ्योरीज यू कैन हैव ए बेटर पिक्चर एंड यू कैन राइट द बेटर आंसर. सो द टेलर ही वाज द पॉयनियर, ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. सो FW टेलर दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उनकी फिलॉसफी उनकी जो थ्योरी है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एंड वो सारी तमाम बातें हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं. सो इन द फर्स्ट क्लास हमने बताया था कि टेलरियन फिलॉसफी से टेलरियन थ्योरी से किन किन एस्पेक्ट्स को आपको रखना है. सो हमने क्या बोला था कि करियर पर्सपेक्टिव की बात की है हमने. सेकंड कि जो टेलर हैज गिवन कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में एक जो ड्रामेटिक चेंजेस हुए that is structure wise, the managerial style wise, behavior wise. So जब organizations basically transform हुए from a limited to a unlimited operations, from a simple structure to a complex structure, so that is why जो old style of the management था that is called the rule of thumb principle that should be replaced with the scientific approach that is called science of administration. He further elaborated कि what is actually the science of administration. तो उन्होंने अपनी थ्योरी की बात करी एंड ही एक्चुअली हाईलाइटेड कि जो तीन बेसिक रीजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर्स का, जो क्या क्या रीजन्स थे. एक द इंसेंटिव्स एंड इनिशिएटिव अप्रोच. ये इंसेंटिव्स एंड इनिशिएटिव अप्रोच एक लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी को जर्मिनेट करता है कि दैट कि द मैनेजर्स वेर बिकमिंग द डर्थ ऑफ द इनिशिएटिव्स. ऑर्गेनाइजेशंस एक ऑर्गेनिजमिक एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशंस बिकम एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ये यदि एक एडाप्टिव एक साइंटिफिक अप्रोच से नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लैक ऑफ इनिशिएटिव्स. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलेंगे हम लोग मैनेजर्स, एक को बोलेंगे हम लोग वर्कर्स. तो याद आ रहा है कि जो FW टेलर उनका करियर पर्सपेक्टिव में हमने क्या बताया था कि दैट टेलर हैज जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशंस एट द बॉटम लेवल, दैट इज उसके लिए क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट फ्लोर लेवल. यहां तक बात क्लियर है. सो सॉफ्ट फ्लोर लेवल में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया एंड बाय डिंट ऑफ हिज मेरिट एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम ही रोज टू द लेवल ऑफ व्हाट, रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर्स. वहां पर कॉन्सेप्ट उस टाइम पे क्या चलता था, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर मैनेजर्स. और इंजीनियर मैनेजर्स जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से डिफरेंट है और मैनेजमेंट एक्टिविटी के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ लीडर्स चाहिए. ये सारी बातें नहीं होती थी क्योंकि इंजीनियर्स ही मैनेजर्स का रोल प्ले करते थे. सो बट द टेलर हैज वाइड एक्सपीरियंस, ही हैज द बेटर दैट एक्सपोजर, ही वाज ए प्रैक्टिशनर के साथ साथ वो एकेडमिशियंस दोनों थे.
उनका जो थ्योरी है उनके प्रैक्टिस से निकलता है, इमर्ज होता है. सो द टेलर हैज हाईलाइटेड कि एक्चुअली द वर्क इज डन एट द सॉफ्ट फ्लोर लेवल, लेकिन द मैनेजर्स अपने को रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं एंड द मैनेजर्स के पास एक ही आइडियोलॉजी है, दैट इज मोनो मोटिवेशनल अप्रोच, दैट इज मनी बेस्ड मोटिवेशनल थ्योरी. लेकिन टेलर से कि नो, देयर शैल बी अ इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर, जिसकी बात आज करेंगे. तो उन्होंने तीन प्रॉब्लम्स हाईलाइट करा था. फर्स्ट प्रॉब्लम का क्या टर्म्स थे, दैट इज इंसेंटिव्स एंड इनिशिएटिव अप्रोच. सेकेंड वाज द टेस्ट ऑफ रूल ऑफ थंब, कि मतलब द क्लासिकल के पहले जो थिंकर्स थे, दे बिलीव इन व्हाट, एडहॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड अनसाइंटिफिक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स. एंड इसी को रूल ऑफ थंब बोला जाता था कि दैट इज वर्क टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड मेमोरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज कॉल्ड ग्रांटेड नॉलेज. सो इसको बोला जाता है रूल ऑफ थंब. ये अनसाइंटिफिक था. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के वेब में दैट ऑल द थिंकर्स इंक्लूडिंग द टेलर, they all, that is called equivocally said कि no, rule of thumb should be replaced with science of administration और science of management. तो rule of thumb एक रीजन था, ये टेलर ने बताया. और जो थर्ड जो रीजन था, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सोल्डरिंग. इसको लिख लेंगे आप लोग अच्छे से कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमिक सोल्डरिंग. तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया कि जो सिस्टमेटिक सोल्डरिंग है ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है. क्यों? क्योंकि वर्कर्स के पास क्या है, द फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, एंड मैनेजर्स के पास क्या है, द फियर ऑफ लॉस ऑफ इफिशियंसी, बिकॉज उस समय परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होते थे. यदि रिक्रूटमेंट परमानेंट नहीं है, सो व्हेन द वर्क हैज बीन डन, व्हेन द टास्क हैज बीन डन, फिर वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई वॉलंटरली अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते थे कि कम प्रोडक्शन होगा, काम ज्यादा दिन तक चलेगा. सो उनको एक जॉब सिक्योरिटी ऐसा कुछ था नहीं, बट देयर वुड बी द जॉब कंटिन्यूटी, मतलब अर्निंग शुड बी कंटिन्यूड. नाउ, so with this fear of loss of job, the workers voluntarily do the restricted output. कम प्रोडक्शन करते थे, there is restrictions in the worked output. इसी को क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग. तो हमने फिर मैनेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि मैनेजर्स के पास क्या था कि देयर इज फियर ऑफ लॉस ऑफ इफिशियंसी, बिकॉज वंस द वर्क हैज बीन डन, वंस the things would be over, the managers would also be compromised with their efficiency. तो दोनों ही एस्पेक्ट था. that's why there is a condition of what, restricted worked output, that is called the soldering. So Taylor has highlighted three major reasons, that is incentives and initiative approach, second the test of rule of thumb, and third reason that is called the what, that problem of soldering. So he said that what is the solution, that is the scientific way of the doing things. And in order to explain further the scientific way of doing things, what he said that he developed his theory based on certain principles. तो मैंने यहीं पर कंक्लूड करा था पार्ट 1 में कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स. हमारे साथ रिपीट करोगे कि द प्रिंसिपल्स वर, दैट इज नंबर 1, दैट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ that is called science of work. Second, the scientific selection, training and development of the workman. Third, there is a coming together of the science of work and the workmen. And fourth was, that is called the equal division of responsibility between the workers and managers, right? So these are the principles on which the Taylorian philosophy was based. So let us write first. So क्या क्या principles थे? The principles were, the principles, so write down the principles of the scientific management or Taylorian philosophy. The principles of the Taylor's theory, the Taylor's theory, the principles of the Taylor's theory. So number 1, the first principle was the science of work, science of work. Second, the scientific selection, training and development of
scientific selection, training and development of workman. Third, there is coming together of first, that is science of work, and that is called workman. The coming together of work and workman, है ना, coming together of work and workman. And fourth was the equal division of responsibility, the equal division of responsibility between workers and managers, the managers. ठीक है, आई थिंक द टर्म्स आर विजिबल टू ऑल. आप इसको आराम से लिख लेंगे. दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द टेलर्स थ्योरी, दैट इज साइंस ऑफ वर्क, scientific selection, training and development of workman. Third, coming together of the science of work and workman, coming together of science of work and workman. Fourth, equal division of responsibility between the workers and the managers. So these are the principles, है ना. So let us try to understand one by one. First of all, we will take up the science of work. What is the meaning of that? The science of work. The science of work का क्या मतलब होता है ना? The science of work. The first is the science of work. Now, science of work means the tailor say that before they do any of the job, because every task is what? It is a complex activity, it is a dynamic activity, it is evolving activity. So before to take up any of the job, first of all you study about the job. You should understand what are the components, what are the various parameters of the job. So before to undertake any of the job, that what you have to do, you have to go through the study about the various aspect with respect to the job. उसके क्या क्या demands हैं, what is the things. एक simple example से बात करेंगे. The link it with the your JPSC preparations. The JPSC preparations के कुछ stages हैं, like there are the prelims stage, there is mains stage, and there is called personal interview stage, that is called personality test. तो जब prelims की बात करेंगे तो there are the requirements which are different. एक अलग set of skills चाहिए, थोड़ा सा एक अलग strategy चाहिए. मेंस की बात करेंगे, so there are different set of skills and there are different sets of values चाहिए. फिर पर्सनालिटी टेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर अलग तरह का आपका एक वैल्यू, अलग तरह का स्किल चाहिए. सो देयर आर, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेज इन द सिलेक्शन प्रोसेस, द नीड्स एंड डिमांड्स आर द डिफरेंट. सो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the syllabus. You should know about that how you should try to that how you plan to cover the syllabus. At the same time, how you maintain yourself, what are the behavioral changes required for this preparation of the civil service examinations. So this is called science of work. मतलब scientific way of study. किसी को पढ़ने के पहले you just do some the study, research about the different aspect with respect to the job. It will help you to develop and it will help you to plan a strategy, how you move ahead. तो पहला काम उन्होंने क्या करा कि बिफोर टू अंडरटेक एनी ऑफ द जॉब, दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ वर्क, ही सिंपली से कि दैट ही सिंपली हाइलाइटेड कि बिफोर टू अंडरटेक एनी ऑफ द जॉब, बिफोर टू अंडरटेक दैट एनी जॉब, what you have to do, one should study about the various aspect, one should study about various aspects of the job, various aspects with respect to the job, that is vis-a-vis
vis to the job. ये पहला पॉइंट. ये क्या करेगा? It will give you a comprehensive picture with respect to the job. So this is the first aspect. The first component is science of work. So science of work में एक term है that is called science. Okay, we many times use the word the science. What is the meaning of the word science? Because science is what? Science is all about formulation of the knowledge. There are lot of knowledges, but all kinds of knowledges are not called science. The systematic and formulated knowledge is called science. The science focus on experimentation. The science focus on what? Empirical studies. तो साइंस किस पे बात करेगा? इट फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस किस चीज की बात करेगा? द एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस किस चीज की बात करेगा? द साइंस फोकस ऑन empirical studies. empirical studies का मतलब होता है field level strategy, that is called field studies. तो साइंस किस चीज की बात करेगा? एक्सपेरिमेंटेशंस. लेकिन जो रूल ऑफ थंब था, अनसाइंटिफिक वे है, वो किस चीज की बात करेगा? दैट विल टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस. लेकिन साइंस किसकी बात करेगा? एक्सपेरिमेंटेशन का. साइंस किसकी बात करेगा? द फॉर्मुलेशन ऑफ द नॉलेज. द फॉर्मुलेशन ऑफ नॉलेज. ठीक. साइंस किस चीज की बात करेगा? दैट इज कोरिलेशन बिटवीन व्हाट? कॉज एंड इफेक्ट. द कोरिलेशंस बिटवीन मीन्स एंड एंड. सो साइंस विल टॉक अबाउट द कोरिलेशन. Talk about the correlation between what? The means and end, that is cause and effect. So that is why he focused on कि that activities complex nature का है. So before to undertake the activities, what you have to do? You have to go through the study about the various aspects with respect to the job. It means you should study about the various the parameters associated with the job. So ये पहला aspect था उनका. That is science of work. Means you should have a scientific, a strategic, a formulated, a better picture with respect to components with respect to the job. Then you start doing the job, right? Like ये तुम्हारा जो preparations है, you should understand. ऐसे नहीं तैयारी करनी है. When you understand about the various components, तब आपके बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग अलाइन होंगे एंड आपका तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग सिस्टमेटाइज होगा. So Taylor helps you a lot, okay, when you prepare for the civil service examinations. अगले component पे चले. The second component he talk about the what? The second component क्या था बताओ? The second component was the scientific selection, training and development of workman. The second जो प्रिंसिपल है उनके थ्योरी का, the scientific selection, training and development of workman. Development of workman. ठीक है. So this is the second component, the second principle. So let us try to understand. Okay. So क्या बात हो रही है कि that second principle में बोलते हैं कि the scientific selection, training and development of workmen. मतलब Taylor has also highlighted the significance of training. Okay, ये इसको नोट करेंगे. Now what is this workman? Workman is actually about the what? That is called employee. That is workers. Because जो टेलरियन फिलॉसफी है, the Taylor's theory है, it basically focused on at the actual level. कहाँ पर actual level? That is soft floor level, where actual work is done, है ना? The soft floor level, that is the soft floor level. The Taylor focused on engineering aspect of organization, है ना?
टेलर किस चीज पे बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं. द टेलर फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. His theory was production oriented, not the management oriented. उनकी थ्योरी कैसी थी? The production oriented, कि actual work is done at the bottom level, shop floor level. His theory was based on engineering perspective and it was the production oriented theory. So that is why he focus on कि जो वर्कर्स होने चाहिए, क्योंकि जब टेलर बात कर रहे हैं अपने थ्योरी के टाइम में, तो क्या आज के टाइम जैसा परमानेंट रिक्रूटमेंट होता था? करियर सर्विस था क्या ऐसा? नो, उस समय परमानेंट रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था. दैट यू कैन कॉल कि देयर वाज नो परमानेंट रिक्रूटमेंट. नो परमानेंट रिक्रूटमेंट. तो कैसे होते थे? दैट इट वाज बेस्ड ऑन हायर एंड फायर पॉलिसी, ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब, जैसा जरूरत उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट. सो चूंकि परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं था, तो और दूसरी बात, उस समय ट्रेनिंग उतने नहीं होते थे, तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द वर्कर्स कैसे होते थे ना? मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर बेसिकली हार्ड वर्कर्स. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर बेसिकली क्या होते थे? हार्ड वर्कर्स होते थे. हार्ड वर्कर्स. ना वर्कर दो टाइप्स के होंगे, एक हार्ड वर्कर और एक होगा ब्रेन वर्कर, है ना? वर्कर कितने टाइप्स के होंगे? दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्कर एंड ब्रेन वर्कर. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि हार्ड वर्कर वर्सेस ब्रेन वर्कर. तो टेलर के टाइम में मोस्ट ऑफ द वर्कर्स क्या होते थे? दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्कर्स. एंड वो फोकस किस पे करेंगे? ब्रेन वर्कर्स पे फोकस करेंगे. ब्रेन वर्कर्स. Let us understand it कि that no permanent recruitment was there. The workers basically कैसे होते थे? जो कि क्लासिकल्स हैं, तो फोकस कैसा होगा उनका? रोबोटिक, मशीन व्यू पॉइंट. तो वर्कर्स क्या है? हार्ड वर्कर्स है, टूल्स है, और लोगों के पास माइंड नहीं है ना? ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द कैसे होते थे? हार्ड वर्कर्स होते थे. बट ही से कि दैट कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इट इज ए साइंटिफिक स्टडी. Organization it requires a specialized set of skill, और वो specialized set of skill will come through training. So that is why there shall be proper training to the workers. तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग का. तो पहले क्या बात की है कि जो जॉब है, जो वर्क है, there shall be science of work. एंड उसके बाद जो रिक्रूटमेंट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैसे होने चाहिए? ट्रेंड वर्कर. तो ब्रेन वर्कर या फिर कैसे होने चाहिए? ट्रेंड वर्कर. लेकिन होते कैसे थे? हार्ड वर्कर. तो उनको ट्रेनिंग के थ्रू किया जाएगा. जैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो सडनली आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट्स लाने के लिए आपकी ट्रेनिंग की दी जाएगी कि यू बिकम द सिविल सर्वेंट. यू अंडरस्टैंड, यू नो द नुआंसेस ऑफ द जॉब, यू शुड अंडरस्टैंड. नाउ यू बिकम द पार्ट ऑफ द स्टेट. तो उस तरह से जो टेलर है वो बात करते हैं क्या कि दैट द फोकस शुड बी ऑन व्हाट? साइंटिफिक सिलेक्शन. पहला. दूसरा, ट्रेनिंग. क्यों ट्रेनिंग? जस्ट टू हैव द ब्रेन वर्कर, जस्ट टू हैव द ट्रेंड वर्कर. एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कमैन, मतलब देयर शैल बी फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक साइंटिफिक वे में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्कर्स हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए. तो दो बात करें उन्होंने. अब जो थर्ड प्रिंसिपल है उसमें क्या बात करेंगे? इन द थर्ड प्रिंसिपल ही विल फोकस ऑन कमिंग टुगेदर ऑफ द साइंस ऑफ वर्क एंड वर्कमैन, है ना? थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, फिर उसको समझते हैं कि क्या बात हो रही है. सो लेट्स चेक. तो थर्ड प्रिंसिपल में क्या बात करेंगे? द थर्ड प्रिंसिपल इज अबाउट द थर्ड इज कमिंग टुगेदर of science of work and workman. Science of work and workman. Let us understand it. So third बोलते हैं कि
साइंस ऑफ वर्क और वर्कमैन के बीच में एक एसोसिएशन होना चाहिए, जैसे कि दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस, व्हाट इज द थिंग्स, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद अपने ह्यूमन रिसोर्स को आप ठीक करेंगे कि दैट यू हैव टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन योर द डे टू डे लाइफ, अपने थॉट प्रोसेस में, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, योर टोन, योर पर्सनालिटी, इट शुड बी इन डायरेक्शंस विद द नीड्स एंड डिमांड्स टू द एग्जामिनेशंस। तो पहली बात यू अंडरस्टैंड द थिंग। दूसरी बात ब्रेन वर्कर्स की बात करते हैं कि दैट जॉब के पहले यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, उसके बाद आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे और जॉब के अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स काम करेगा। ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स अलग स्ट्रैटेजी में काम करे एंड जो प्लानिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है। जैसे आगे हम लोग जब बात करेंगे तो दो तीन बातें करेंगे। एक जैसे कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड द फ्यूजन प्रोसेस। ना फ्यूजन प्रोसेस ये बोलता है कि that there is an organization and in this organizations basically there are two goals। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो गोल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल, the number one is the organizational goal and number two is called individual goals। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, so government of Jharkhand is a goal that is called organizational goal। what is the goal? To take care about the subject that is called the peoples of the Jharkhand। second, the individual goals का मतलब the person who joined the government of Jharkhand, they have the individual goals, like initially before to joining the organizations what are the things कि उनका एक अपना स्टेटस मिलेगा, that is called stream needs should be satisfied। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, टू टेक केयर अबाउट द पीपल ऑफ द झारखंड, उसको कैसे करेंगे, बीइंग एज ए लेट्स से सब डिविजनल ऑफिसर। तो आपका एक रोल डिफाइंड है। नाउ सब डिविजनल ऑफिसर द एसडीएम विल वर्क और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के डायरेक्शंस में काम करेंगे, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हैं कुछ कि दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ लेट्स से झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ये क्या है, इसके पास ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में मेंबर्स होते हैं लाइक द सिविल सर्वेंट्स, वो सारे अब सबका एक इंडिविजुअल अलग अलग रोल्स होगा। द सिविल सर्वेंट साथ ही साथ जो जितने बॉडीज हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका एक अपना अपना गोल है, अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव्स है। लाइक लेट्स से जेपीएससी, द जेपीएससी हैज ए गोल एंड जेपीएससी का गोल क्या है, टू रिक्रूट द सिविल सर्वेंट, द कैलिबर सिविल सर्वेंट। एंड वो सिविल सर्वेंट क्या करेंगे, इन्हीं गवर्नमेंट के गोल्स को चेरिश करने के लिए, रियलाइज करने के लिए काम करेंगे। सो द एक्टिविटीज, द एक्शंस ऑफ द सिविल सर्वेंट शुड बी इन लाइन विथ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो जब इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक दूसरे के इंटीग्रेशन में काम करेगा, देन दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। और इस फ्यूजन प्रोसेस के लिए क्या हमको ट्रेन्ड वर्कर चाहिए कि हार्ड वर्कर चाहिए? ट्रेन्ड वर्कर। एवरीवन कैन नॉट डू दैट जॉब बिकॉज इट इज एन स्पेशलाइज्ड जॉब। हर कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक अलग सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, एक अलग क्वालिटीज चाहिए, प्री रिक्विजिट्स चाहिए। तो यही टेलर पे आते हैं वापस। टेलर सेड कि दैट साइंस ऑफ वर्क के बाद जो वर्कमैन है उसका सिलेक्शन के बाद दोनों के गोल में, दोनों के एस्पिरेशन में, दोनों के बिहेवियरल में सिनर्जी होना चाहिए। सो देयर शैल बी अ सिनर्जी, देयर शैल बी द सिनर्जी between what the that is called the science of work and workman. There shall be a synergy between theory and the practice, theory and the practice, right? जैसे जो आपके जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, सिनर्जी होना चाहिए, सिम्बायोसिस होना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस, मतलब एक कमिंग टुगेदर होना चाहिए, राइट?
फोर्थ की बात करते हैं. द फोर्थ प्रिंसिपल ही टॉक्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now, division of responsibility, that is equal division of responsibility, equal division of responsibility, equal division of responsibility between the workers and managers, between the workers and the managers. ठीक है, ये बात करते हैं कि फोर्थ में कि दैट इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स होना चाहिए. समझते हैं इसको क्या बात कर रहे हैं कि द टेलर्स हाईलाइटेड कि दैट ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजर्स अप्रोच है वो क्या है ना, मोनो मोटिवेशनल है. द मैनेजर फॉलो द मोनो मोटिवेशनल अप्रोच, मोनो मोटिवेशनल अप्रोच, और रेस्ट ऑफ द जॉब इज बेसिकली डन बाय द वर्कर्स. मतलब रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली लाइज विद द वर्कर्स. कि मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कुछ होना है, तो मैनेजर अपने को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कहां पर कि दे विल ओनली डिसाइड व्हाट शुड बी द वेज. कितना को एम्प्लॉय करना है, कितने को हायर एंड फायर करना है. So that is why the manager basically not taking their job. Like what is the role of the managers? To take the important decisions, to take the decisions which require more informations. तो उस तरह के what should be done? तो सारे responsibility managers पे depend करता है. Managers decision will that is called make the organization successful or unsuccessful. तो basically यहाँ पर equal division of responsibility नहीं है. There shall be a principle of definition. इसको क्या बोलते हैं कि दैट हमारा रोल डिफाइंड होना चाहिए. हर चीज अपने हिसाब से हर चीज यदि करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा. तो मैनेजर से कि ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल डिवीजन नहीं है. जो मैनेजर्स का काम है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जो वर्कर्स का काम है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं. और एक एस्पेक्ट, दोनों ही मैनेजर्स एंड वर्कर्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है मैनेजर्स और वर्कर के बीच में, इनकॉम्पैटिबिलिटी का मेन रीजन क्या है कि वो फोकस किस चीज पे करते हैं ना, एक फिक्स्ड यूटिलिटी पे फोकस करते हैं, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है ना, इक्वली डिवाइडेड नहीं है. सेकंड कि द वर्कर्स एंड मैनेजर्स आर आल्सो नॉट टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विलिंगली, है ना. ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो कि दैट इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स में क्या लिखेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे. ओके, सो फिर लिखना है कि यू शुड राइट few thing like here you could write that within the organization the workers and managers within the organizations, the workers and managers are not taking their job, are not taking their job willingly, okay, and there is no equal division, and there is no equal division, there is no equal division between workers and managers. ठीक है, नो इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स. ठीक है,
सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशंस ओल्ड सेटअप में क्या है कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डिवीजन है वो इक्वल नहीं है। सेकंड, जो मैनेजर्स एंड वर्कर्स है वो भी अपने जॉब को विलिंगली अंडरटेक नहीं करते, दे आर नॉट टेकिंग अप देयर जॉब विलिंगली, है ना। इसके बात करेंगे। सो ये 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए कि दैट किन प्रिंसिपल्स पे साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये फोर्थ पार्ट क्या बोलता है कि द वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड टेक अप देयर जॉब विलिंगली, और जो उनका डिवीजन हो वो कैसा होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो 4 प्रिंसिपल्स क्या थे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द साइंस ऑफ वर्क, द वर्क शुड बी साइंटिफिक बिफोर टू अंडरटेक द जॉब। सेकंड, द साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कमैन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस था, दैट इज कॉल्ड वर्कर्स शुड बी अ ट्रेन्ड वर्कर्स, द वर्कर्स शुड बी अ ब्रेन वर्कर्स। थर्ड जो प्रिंसिपल है कि दैट दे आर कमिंग टुगेदर ऑफ द वर्क एंड वर्कमैन, there shall be the that is called trained workers and they do job on the basis of scientific study, scientific approach। लास्ट में बोलते हैं कि चूंकि इक्वल डिवीजन नहीं है तो इक्वल डिवीजन होना चाहिए और सब लोग अपने काम को विलिंगली करें। जैसे जो आपका टास्क है वो टास्क को यदि बोर्डम के साथ करोगे, टास्क को यदि हेडेक लेके करोगे, प्रेशर लेके करोगे, तब क्या होगा, यू कैनॉट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विस प्रिपरेशन। आपका जो टास्क है ये कभी कंप्लीट होगा नहीं, राइट, इट इज ए प्रोसेस। तो जब तक नहीं आप इस चीज को एंजॉय करेंगे, इसको एक टर्म बोलते हैं कि दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल, है ना, याद हो रहा है, निकोलस हेनरी पैराडाइम ऑफ द लोकस एंड फोकस। तो लोकस ऑफ कंट्रोल शुड बी लाइव विद इन, देन यू विल एंजॉय द जॉब, राइट। सो थिंग्स आर देयर। तो ये 4 प्रिंसिपल के बेसिस पे द टेलर हैज डेवलप्ड हिज थ्योरी एंड इसके थ्योरी के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। What are the components? So let us talk about components of the Taylor's theory. So now let's talk about the components of the Taylor's theory. Components of the Taylorian theory. Taylorian theory. So कितने the components है? There are 3 components. So there are 3 components. There are 3 components. So कौन से 3 components थे? The first of all the time and motion study. So this is the time and motion study. ये पहला component था उनके थ्योरी का। सेकेंड कंपोनेंट क्या था, दैट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सेकेंड इज द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ओके, सेकेंड कंपोनेंट वाज द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड थर्ड वाज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप or the foremanship, है ना। सो ये 3 मेन कंपोनेंट्स थे उनके थ्योरी का। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल कि साइंटिफिक थ्योरी क्या होगा, तो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, सो ही कम आउट विथ हिज थ्योरी एंड हिज थ्योरी कंटेन्स द 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 टाइम एंड मोशन स्टडी, second the differential piece rate system, third the functional foremanship। अभी हम लोग समझेंगे इसको। तो टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या बात करते हैं, द टाइम एंड मोशन स्टडी ही से कि दैट कि एवरी जॉब, है ना, एवरी जॉब जस्ट टू अंडरटेक द जॉब हमको क्या क्या स्टडी करना चाहिए कि दैट व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। सो ही टॉक अबाउट द टाइम फ्रेम एंड टाइम रेफरेंसेस, टाइम फ्रेम एज वेल एज टाइम रेफरेंसेस, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशंस। ओके, सो एनी ऑफ द जॉब जहां पर स्टैंडर्डाइज वे में आपको काम करना होता है, यू हैव कि टाइम लिमिट्स पे काम करना होता है, देयर इज टेलर। सो व्हाट इज टेलर से
कि द टाइम एंड मोशन स्टडी दैट इक्वल एवरी जॉब कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सब पार्ट्स, number of steps involved, the every steps requires some time, that technology should be introduced, कितना मिनिमम टेक्नोलॉजी के साथ काम करें कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो. तो ही से कि दैट द जॉब विच रिक्वायर्स द नंबर ऑफ स्टेप्स, द मिनिमम टेक्नोलॉजी टू बी इंट्रोड्यूस. सो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट किया कि द जॉब शुड बी डन विद इन द टाइम. टाइम के साथ हो तो वो मीनिंगफुल जॉब है. So in the time and motion study, he say that just to do the job, identify the minimum steps which are involved, the minimum technology should be introduced, and the job should be completed within the time, because job is meaningful if it is completed within the time. So he introduced the concept of time references. उसके पहले क्या होते थे कि बस कंप्लीट हो जाना है, तो उन्होंने क्या बोला कि नो, यू इफ यू डू दिस काइंड ऑफ द जॉब तो फेल्योर होने के चांसेस ज्यादा होंगे. जैसे कि आपका जो सिलेबस है उसको आपको कभी कभी रियलाइज करना चाहिए कि दैट कितना समय लगेगा. सिर्फ पढ़ लेने से कंप्लीट हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है. एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए अंडरस्टैंडिंग. ईच ऑफ द सब्जेक्ट रिक्वायर्स योर एफर्ट एंड दैट एफर्ट रिक्वायर्स टाइम. सो लेट्स से पेपर 1 में 1 महीना 2 महीना लगेगा, पेपर 2 में 1 महीना 2 महीना लगेगा. सो इस तरह से देखें तो इट मिनिमम आपको 1 साल का समय लगेगा. सो समटाइम वी कम आउट विद दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉलिसी कि 2 महीना में कंप्लीट कर लेंगे. सो देयर आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच रिक्वायर सम स्टैंडर्ड टाइम. सो टेलर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि दैट सिंस द जॉब करना है एंड दैट first component is the time and motion study. He say that there are the different steps which are involved. So you should identify what are the minimum time required to complete those steps. You should identify what sort of technology you should introduce you to complete the task. You should identify and then you do the job. So that makes the job meaningful. तो यहाँ पर फिर आगे इसको जब पढ़ेंगे कि that second component में बात करते हैं the differential piece rate system. इसको समझिए कि जो कंटेम्परेरी टाइम था टेलर का, तो उस समय क्या बात होती थी, ग्रुप पेमेंट का. इसको जीपीएस बोलते थे कि ग्रुप पेमेंट सिस्टम. जीपीएस माने ग्रुप पेमेंट सिस्टम, द ग्रुप पेमेंट सिस्टम. और टेलर बोलेंगे नहीं, क्या होना चाहिए ना, इंडिविजुअल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, आईपीएस. ऐसा क्यों बोलते हैं इसको समझिए कि that he introduced the differential piece rate system and it is also called the wage payment system. इसको क्या बोलते थे, और wage payment system, wage payment system. ये क्या है, नहीं the contemporary thinkers focus on group payment system. कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो हर्ड यूनिटी देखा जाता था कि दैट ऑर्गेनाइजेशन में 5 पीपल काम कर रहे हैं, सो पांचों पीपल के ऊपर में फोकस होता था और उनको पैसे पे किए जाते थे. उसमें से कुछ वर्कर्स ऐसे हो सकते थे जो ज्यादा एफिशिएंट हो, कुछ ऐसे होंगे जो लेजी हो, जो हम लोग सोल्डरिंग में बात करें. सो यदि कोई एक एफिशिएंट बंदा काम कर रहा है ग्रुप्स में और ग्रुप्स का परफॉर्मेंस यदि लेट से टाइम ब्रीच कर रहा है या फिर विद इन द टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है ना. जैसे एक हमारे स्कूल में जो रेस होता था जिसको क्रॉस कंट्री बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि क्रॉस कंट्री रेस और जैसे रिले है ना, रिले का जो होता है दैट्स ए ग्रुप एफर्ट. सो क्रॉस कंट्री में ऐसा होता था कि जैसे कि जो टॉप कर रहा है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और कुछ लोग टाइम आउट हो जाते थे. तो ऐसा होता था कि जैसे मेरे हाउस से मेरा एक जो कैंडिडेट है उन्होंने क्रॉस कंट्री रेस में टॉप किया तो उसमें लेट से 20 पॉइंट्स दिए, लेकिन जो टाइम आउट होगा वो नेगेटिव पॉइंट्स देता था. तो नेगेटिव पॉइंट्स होता था तो क्या होगा, कुमुलेटिवली जो टॉप परफॉर्मर है ओवरऑल हाउस में ना रैंक्स पीछे हो जाता था क्योंकि माइनस कर रहा है आपका. सो उस समय अप्रोच कैसा था, ग्रुप पेमेंट सिस्टम. तो ग्रुप पेमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का जो इफिशियंसी है दैट वुड बी नॉट रिवार्डेड बाय दैट कॉम्प्रोमाइज्ड. ही से कि नो, द पेमेंट सिस्टम शुड फोकस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, है ना.
द पेमेंट शुड फोकस ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट वर्सेस ऑर्डिनरी पेमेंट. यू मस्ट राइट इट, है ना, इसको लिख लेंगे यहां पर. तो in the differential piece rate system you should write the Taylor had introduced what that is called wage payment system, or the differential payment system. Differential payment system. In this system, Taylor had introduced दो तरह के पेमेंट इंट्रोड्यूस. नंबर वन इज द ऑर्डिनरी पे and number two that is extraordinary pay. ठीक है. अभी तक हमने क्या बात करा कि द टेलर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज द टाइम रेफरेंस स्टैंडर्डाइजेशन. द वर्क शुड बी डन विद इन द टाइम. नाउ उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ही इंट्रोड्यूस व्हाट डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम ऑल्सो नोन एज वेज पेमेंट सिस्टम. और इस वेज पेमेंट सिस्टम में दो टेलर्स का जो कंसेप्ट है ही फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल पेमेंट और ग्रुप पेमेंट. इंडिविजुअल पेमेंट, तो इंडिविजुअल पेमेंट में चूंकि एक इंडिविजुअल है और एक टाइम है, सो इफ द इंडिविजुअल डू द जॉब विद इन द टाइम, जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले उसने जॉब को कंप्लीट करा, टास्क को कंप्लीट करा, देन ही वुड बी एंटाइटल्ड फॉर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट, है ना. उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट दिया जाता था. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा और मोटिवेशन से काम करेगा, ज्यादा परफॉर्मेंस होगी उसकी. So he talk about कि if the job is done within the time, then that person would be what entitled for extraordinary pay. और यदि आप टाइम ब्रिज करके काम करते हैं, then आपको नॉर्मल पेमेंट मिलेगा, ऑर्डिनरी पे. So if you exceed the time, then you are entitled for ordinary pay. And if you are doing the job within the time, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट दिया जाएगा. इससे क्या होगा, दैट ही विल बी मोटिवेटेड. साथ ही साथ उन्होंने एक और बात करी, दैट इज कॉल्ड द बोनस. द बोनस की बात करी उन्होंने. क्या है बोनस, कि मतलब देयर इज ए ग्रुप, एंड ग्रुप लेट्स से 5 पीपल का ग्रुप है. सो इन 5 पीपल के ग्रुप्स में देयर इज ए लीडर, एंड लेट्स से इन दिस 5 ग्रुप एवरी पीपल ने अपने जो टास्क है, जॉब है, उसको विद इन द टाइम किया. तो कितने उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे हो गए, 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे हो गए. तो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे के साथ इफ द एंटायर ग्रुप इज एक्चुअली डूइंग द जॉब विद इन द टाइम, देन जो उसका ग्रुप लीडर होगा, मतलब टोटल ग्रुप होगा, उसको एक 6th बोनस दिया जाएगा, तो 6th पेमेंट दिया जाएगा. तो इससे क्या होगा, द ग्रुप विल बी मोटिवेटेड एज वेल एज इंडिविजुअल विल बी मोटिवेटेड. समझ में आया कुछ, कि जैसे मैं बात करूं कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कितने लोग हैं, ना 5 लोग हैं, और 5 लोगों के लिए 5 अलग अलग टास्क है. 5 टाइम फ्रेम बना दिया गया कि इतना टाइम में आपको लिखना है, इतना टाइम में उसको कंप्लीट करना है. हर आदमी ने अपना टास्क को टाइम से कंप्लीट कर दिया, तो क्या उसको मिलेगा, ऑर्डिनरी पेमेंट मिलेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट मिलेगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट मैंने कुछ रिवार्ड वगैरह. जैसे आप लोग मान लेते हैं कि जो आंसर लिख रहे हो, तो मेंस आंसर राइटिंग के बाद या कोई भी आंसर लिखते हो, उसके बाद क्या हुआ कि जो मान लीजिए जिसका सबसे अच्छा नंबर आया, उसको कुछ नहीं किया, एक क्या करा हमने, एक बुक गिफ्ट कर दिया, या एक कुछ सिंबॉलिकली पेन गिफ्ट कर दिया. तो ये आपको क्या करता है ना, मोटिवेट करता है
कि नेक्स्ट टाइम यू डू सम बेटर, मोर बेटर, एप्रिशिएशन बेटर करता है, तो वो बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता है, बट द प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद दैट इंस्पायर फर्दर. सो टेलर्स डिड द सेम थिंग. ही से कि डू नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप पेमेंट से फोकस को शिफ्ट करो. You should focus on individual performance system, individual payment system, and everything is done under the time reference, so that if the person is doing the job within the time, then he will be entitled for what? Extraordinary payment. At the same time, if he exceeds the time, then he will be entitled for ordinary payment. ये बात करा. फिर उन्होंने वो फीचरिस्टिक थे ही से कि यदि कोई ग्रुप पूरा परफॉर्म कर रहा है, देन ग्रुप मस्ट बी आल्सो, दैट इज कॉल्ड दे प्रोमोटेड, मोटिवेटेड. क्यों? क्योंकि ग्रुप परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था, ओल्ड सिस्टम काम करता था. बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि द पर्सन हु इज द इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, दैट हीज द क्वालिटी, हीज परफॉर्मेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड. तो यहां पर उन्होंने सिक्स्थ बोनस की बात करी थी, दैट इज कॉल्ड सिक्स्थ बोनस. व्हाट इज द सिक्स्थ बोनस? कि इफ each and every member of the organization, each and every member of the group is completing the task within the time, then entire the group is entitled, मतलब manager है ना, the manager would be entitled for sixth bonus. क्योंकि सोल्डरिंग में हमने क्या देखा था, वर्कर्स के लिए क्या है, फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, लेकिन मैनेजर्स के लिए क्या था, फियर ऑफ लॉस ऑफ परफॉर्मेंस. तो मैनेजर्स और वर्कर के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. जब वर्कर अच्छा करेगा तो इसका मतलब ग्रुप लीडर भी अच्छा होगा, उसका मैनेजर्स भी अच्छा होगा. तो वो एक एसोसिएटिव फीलिंग की बात हो रही है. सो ये पॉइंट समझ में आया. सेकंड पॉइंट क्या था? दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किस चीज पे फोकस करेगा? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट इफ यू डू द जॉब विद इन द टाइम. यदि ग्रुप करता है तो वो किस चीज पे फोकस करेगा? दिस सिक्स्थ बोनस, दैट इज कॉल्ड सिक्स्थ पेमेंट. ठीक. तो इस तरह से एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन स्ट्रैटेजी बनेगा, एंड दैट जॉब इज बेसिकली बिकम एंजॉयबल जॉब. राइट. अब ठीक है, थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट जो थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज बेसिकली द फंक्शनल फोरमैनशिप. द फंक्शनल फोरमैन, फंक्शनल फोरमैनशिप. ये क्या है, इसको समझिए. दैट टेलर के कंटेम्पररी जो थिंकर्स थे या उसके पहले जो थे, तो जब बेसिकली दे बिलीव इन व्हाट? द यूनिटी ऑफ कमांड. एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड. व्हाट इज द यूनिटी ऑफ कमांड? लेट अस अंडरस्टैंड that there is a principle that is called unity of command. Unity of command. So unity of command means the one subordinate will get one subordinate will get command from only one superordinate, only one the superordinate. Okay, this is the unity of command. जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ना यूनिटी ऑफ कमांड पे चलता था कि जेड कि मान लेते हैं कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिशनली ये डिफरेंट हायरार्कीज है, लेवल है, और यहाँ पर दीज आर लेट्स से सब ऑर्डिनेट्स एंड दीज आर सुपीरियर और सुपर ऑर्डिनेट्स. दीज आर सुपर ऑर्डिनेट. तो बेसिकली लाइन ऑफ कमांड ये बोलता है कि जो वर्कर है, जो सबऑर्डिनेट है, वो एक ही सुपर ऑर्डिनेट से कमांड इशू करेगा. द one subordinate will get command from only one superordinate. This is the old principle, right? The tailor say कि no. Today the job is a specialized activity. It involve multiple dimension. तो यहाँ पर generalist नहीं,
हमको फंक्शनल डोमेन स्पेशलिस्ट चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, टुडे लेट्स से रूरल डेवलपमेंट, इट्स एन व्हाट, ए स्पेशलाइज एक्टिविटी। रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए? यू आर रिक्वायर्ड विद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, you are required with that is called environmental scientist, you are required with what, disaster management, you are required with what, that is called let's say the commerce background के भी लोग चाहिए। so basically what is actually he trying to say कि today the activity, the job है वो मल्टी डायमेंशनल है, और जो सुपरविजन भी होना चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, क्योंकि जो सुपर ऑर्डिनेट है कोई जरूरी नहीं कि उसके पास सारे टैलेंट हो। लेट्स से कि दैट माइनिंग इंडस्ट्री इज देयर, द माइनिंग प्रोडक्शंस में लेट्स से कि कोई जो सुपर ऑर्डिनेट है वो सुपर ऑर्डिनेट के पास सब कुछ टैलेंट हो उसके पास कि ही कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। सो दैट इज व्हाई द टेलर टॉक्स अबाउट नॉट द सिंगल सुपरविजन, रादर मल्टीपल सुपरविजन। और उनके लिए उन्होंने क्या करा, दैट ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनल फोरमैनशिप। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, दैट ही से कि दैट देयर शैल बी मल्टीपल सुपरविजन, दैट इज ही से कि देयर शैल बी द मल्टीपल सुपरविजन, देयर शैल बी मल्टीपल सुपरविजन, मल्टीपल सुपरविजन। और इसके लिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, द फंक्शनल फोरमैन, द फंक्शनल फोरमैनशिप, द फंक्शनल फोरमैनशिप, राइट, दैट ही देयर शैल बी द मल्टीपल सुपरविजन एंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, कि दैट कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजर्स के बीच में एक मिडिल क्लास जनरेट करना है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यहां पर देखते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर। समझ में आ रहा है कि सुपीरियर है ये। फिर यहां पर नीचे क्या है, द वर्कर्स, और इन सब के बीच में एक क्लास विल बी क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फोरमैन। इसको क्या बोलेगा, फंक्शनल फोरमैन। सो फंक्शनल फोरमैन are basically intermediary level, the functional foremen are the intermediary level, और ये क्या होंगे, डोमेन स्पेसिफिक होंगे, डोमेन स्पेशलिस्ट होंगे, डोमेन द स्पेशलिस्ट। सो डोमेन स्पेशलिस्ट में देखो कि जो सुपर ऑर्डिनेट हैं दे आर द पोजीशन ऑफ हायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे विल गिव सम पावर टू द फंक्शनल फोरमैन, और ये फंक्शनल फोरमैन नीचे को सुपरवाइज करेगा। सो एक ही हायरार्की में वो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, और लेकिन यहां पर वो बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन का, सेंट्रलाइजेशन। सो टेलर इन हिज थ्योरी टॉक्स अबाउट बोथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, लेकिन उनके जो कंटेम्परेरी थिंकर्स थे वो मोस्टली किस चीज पे बिलीव करते थे, सेंट्रलाइजेशन, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंकर्स दे बिलीव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कार्डिनल प्रिंसिपल था कि जो डिसीजंस टेकिंग पावर वो ऊपर होने चाहिए, मैनेजर्स के पास होने चाहिए, मतलब एक एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ पीपल के पास होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। टेलर से कि नो, और सेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, सिंगल सुपरविजन होगा, वन लाइन ऑफ सुपरविजन, यूनिटी ऑफ कमांड। बट टेलर से कि नो, बिकॉज टेलर सॉफ्ट फ्लोर लेवल पे ज्वाइन किए थे ऑर्गेनाइजेशन, ही अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस डायमेंशन टू द जॉब। यू यदि आप सेक्रेटेरिएट में है तो फील्ड स्टडीज में क्या हो रहा है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो आपके पास, टेलर के पास चूंकि एक्सपोजर बहुत था, ही वॉज ए प्रैक्टिशनर, वो बॉटम ऑफ हायरार्की से टॉप ऑफ हायरार्की तक देख चुके थे। सो ही अंडरस्टैंड कि भाई जो बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है, जॉब में बहुत अलग अलग डायमेंशन चाहिए, तो कभी कभी स्पेशलिस्ट लोग ही वहां काम कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई ही से कि दैट देयर शैल बी फंक्शनल, देयर इज ए फंक्शन वाइज सुपरविजन, और उनके लिए इन्होंने ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कि डोमेन स्पेशलिस्ट होंगे। जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है वो इंजीनियर बेटर सुपरवाइज कर सकता है, जो लेट्स से
हेल्थ एस्पेक्ट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, देयर वुड बी द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु कैन बेटर अंडरस्टैंड, बेटर परस्यू द जॉब। तो वहां पर सुपरविजन वन डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। सो ही बेसिकली हाईलाइटेड द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों ही उन्होंने हाईलाइट किया। सुपरियर और फोरमैन के रिलेशनशिप में डिसेंट्रलाइजेशन है, और फोरमैन और वर्कर के बीच में क्या है, सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि यहां पर इमीडिएट जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो किसके पास है, फंक्शनल फोरमैन के पास। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने कि बाद में बात करी कि किसी भी जॉब के लिए, फॉर एनी ऑफ द जॉब, कितने तरह के फंक्शनल फोरमैन चाहिए ना। बेसिकली उन्होंने 8 फंक्शनल फोरमैन की बात करा था। फॉर एनी ऑफ द जॉब हाउ मेनी डायमेंशंस, 8 डायमेंशंस। तो 8 फंक्शनल फोरमैन की बात किया था। कौन कौन से 8 फंक्शनल थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ आप लोग इतना लिखेंगे कि दैट टेलर, इतना समझ लेंगे कि द टेलर had highlighted, Taylor has highlighted the importance of functional foreman, has highlighted the importance of the functional foreman, and he suggested he suggested 8 functional foreman फॉर ए जॉब। किसी भी जॉब में कितने फंक्शनल फोरमैन चाहिए, 8 फंक्शनल फोरमैन। और 8 फंक्शनल फोरमैन को उन्होंने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। नंबर 1 द प्लानिंग फोरमैन, एंड सेकेंड इज द एग्जीक्यूशन फोरमैन। ठीक है, तो प्लानिंग में कितने होंगे, देयर आर 4, एंड एग्जीक्यूशंस में कितने होंगे, तो 4। तो कितने फोरमैन चाहिए किसी भी जॉब को करने के लिए, 8 फोरमैन चाहिए। एंड हु आर द फोरमैन, द फंक्शनल फोरमैन। नाम सजेस्ट कर रहा है इसका कि वो फंक्शन वाइज स्पेसिफिक होंगे, डोमेन एक्सपर्ट होंगे। तो स्पेशलिस्ट होंगे कि जनरलिस्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, राइट। सो एक जॉब के लिए हाउ मेनी फोरमैन ही सजेस्टेड, 8 फंक्शनल फोरमैन, दैट इज 4 प्लानिंग एंड 4 एग्जीक्यूशन फोरमैन। तो उन्होंने इन 3 कंपोनेंट्स की बात करी अपने इस थ्योरी में कि दैट हाउ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बी अचीव्ड। सो द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। और उसके बाद उन्होंने जो थ्योरी बनाया वो किस पे बेस्ड था, टाइम एंड मोशन स्टडी। सेकेंड, द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। Third, that is called the concept of the functional foreman. And for the functional foreman, he basically talked about multiple supervision. ये समझ में आया? इसके साथ में उन्होंने एक लास्ट बात करी थी, that is called the principle of exception and mental revolutions. So let us understand that one. The principle of exception and mental revolution. That is the principle of exception, the principle of exception and the mental revolution. Mental revolution. What is the meaning of this principle of exception and the mental revolution? Let us understand first. There is called the managers and there is something called the workers. Managers and there is something called the workers. So managers and workers के बीच में क्या है? Basically there is a trade-off. Why there is a trade-off? Because they focus on the zero sum gain. What is the focus? Focus on zero sum gain. Zero sum gain. Okay, what is this? Let us understand. The Taylor say कि the organizations में there is
द कॉन्फ्लिक्ट। वर्कर्स एंड मैनेजर्स के बीच में डिफरेंसेस है, वर्कर्स एंड मैनेजर्स के बीच में हॉस्टिलिटी है। तो हॉस्टिलिटी का मेन प्रॉब्लम क्या है ना, दे फोकस ऑन जीरो सम गेन। व्हाट इज द जीरो सम गेन? लेट अस अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल से समझते हैं कि दैट साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लेट से 100 रुपीज। तो 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज में ही फोकस है कि हमारा क्या शेयर होगा, तुम्हारा क्या शेयर होगा। एंड फॉर द फेल्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को ब्लेम करते थे क्योंकि इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था नहीं। तो लेट्स से दैट ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को ब्रीच करता है, सो मैनेजर्स ब्लेम किसके करेगा कि द वर्कर्स आर नॉट डूइंग द जॉब, और वर्कर्स ब्लेम किसके करेगा कि मैनेजर्स आर एक्चुअली नॉट टेकिंग द जॉब। सो फॉर द हॉस्टिलिटी देयर आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे ब्लेम ईच अदर। सेकेंड कि दे फोकस ऑन जीरो सम गेन, मतलब यूटिलिटी इज कांस्टेंट। जीरो सम गेन को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी इज कांस्टेंट। यूटिलिटी इज द कांस्टेंट, है ना। जैसे एक बात करें कि आपके पास लेट से 100 रुपीज है, तो उसको कितना शेयर करोगे? 50-50 भी कर लोगे तो आपके पास 50 रुपए और दूसरे के पास 50 रुपए होगा। लेकिन लेट से आपके पास 10,000 रुपीज है, तो 10,000 का यदि डिवीजन करेंगे 20% भी आपको मिलेगा, तो आपको कितना मिल जाएगा? 2,000 रुपीज। सो देयर बाय फोकस इज ऑन कि साइज ऑफ सरप्लस को बढ़ाया जाए, नॉट ऑन फिक्स्ड सरप्लस। इसी को बोलते हैं यूटिलिटी इज कांस्टेंट। तो इनिशियली ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी का मेन फोकस क्या था? द फोकस इज ऑन द जीरो सम गेन, मतलब यूटिलिटी इज कांस्टेंट। और सेकेंड कि दैट इज कॉल्ड देयर इज ए नॉट इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर, जिसके चलते एक दूसरे पे ब्लेम करते थे। ये समझ में आ गया? तो टेलर ने बोला कि द फोकस शुड बी ऑन व्हाट? जीरो सम गेन से शिफ्ट करके द फोकस शुड बी ऑन द वेरिएबल सम गेन। क्या होना चाहिए? द वेरिएबल सम गेन। that means increase the size of surplus, that means increase the size of surplus। ठीक है, वो एग्जांपल मैंने बोला था अभी कि दैट इज आपका साइज ऑफ सरप्लस। यूटिलिटी माने लेट्स से द वर्थ का साइज यदि ज्यादा हो तो क्या होगा ना, वर्कर्स एंड मैनेजर्स दोनों के नीड्स एंड प्रॉफिट क्या होंगे? सेटिस्फाइड होंगे। तो इससे क्या होगा? वेरिएबल सम गेन से दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट्स ऑफ द मैनेजर विल बी सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो द मैनेजर वर्कर्स के डिमांड भी सेटिस्फाइड होंगे। At the same time, if you are satisfied, then you would also care for a very important player that is called consumer। अभी के टाइम में सबसे important जो प्लेयर है वो कौन है? The consumer। So if the organizations be doing the job for the satisfaction of the consumer, वो कब होगा? जब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक mental revolution होना चाहिए। And this is called crux of the Taylor's theory। The mental revolution को क्या बोलते हैं? The crux of the Taylor's theory, because it requires change in the mind setup। क्या mind setup होना चाहिए? That is called both should focus on variable sum gain instead of zero sum gain। Both should focus to take up their responsibility willingly कि ये मेरा जॉब है, ये तुम आपका जॉब है, and both will take up their job willingly, है ना। locus of control should lie within। ये दो चीज बातें करा कि दैट फोकस शुड बी ऑन वेरिएबल सम गेन, द फोकस शुड बी ऑन टू टेक अप देयर जॉब द विलिंगली, एंड इट विल requires a change in attitude, change in the behavior, change in the mind setup। So that he referred as the that is called mental revolutions। So mental revolutions is called the crux of the Taylorian philosophy। and जितनी भी बातें उन्होंने करा कि whether we talk about the science of administration, whether we talk about the principles of the science of administration, everything is meaningful when there is mental revolutions। तो mental revolutions पे ही सारा चीज डिपेंड करता है ना। if you do not change your behavior, if you do not change your the approach, then सारे प्लानिंग सारे चीजों का कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है। you have to bring behavioral changes। तो टेलर teach you a lot, right? कि आप पहले जो भी थे, अभी आप जो पढ़ना चाह रहे हो, उसके लिए अपने बिहेवियरल को चेंज करना पड़ेगा, योर माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। दैट ही कॉल्ड एज मेंटल रिवॉल्यूशंस।
तो हमें ये थ्योरी बहुत हेल्प करता है समझने के लिए कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा किस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक साइंटिफिक वे में देख सकते हैं। तो टेलर्स थ्योरी समझ में आया ना? टेलर्स थ्योरी में हम लोगों ने क्या क्या बात करे कि वापस आते हैं द ओके, सो टुडे हम लोग आज टेलर्स थ्योरी को थोड़ा सा ब्रीफली समझे कि टेलर्स थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में हम लोगों ने बनाया सो दैट कि आप धीरे धीरे इस चीजों के साथ कोप अप भी करेंगे। सो टेलर्स थ्योरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड टेलर एफ.डब्ल्यू. टेलर ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। तो किस तरह से हमने समझा कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द टेलर हैज हाईलाइटेड द रीजंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर and he then said that what are the regions? That is called the incentives and initiative approach. There is a rule of thumb and third is that is called what? There is called the what that is called problem of soldering. उसके बाद उन्होंने बोला कि that what is the solution? The solution is the science of administration and he suggested कि that science of administration should be based on some principles. कौन कौन से principle? There is the science of work. Second, the scientific selection, training and development of workmen. Third, there shall be the what association, synergy between the science of work and the workman. And fourth is there is a functional foremanship. मतलब the equal division of responsibility between workers and managers. इस तरह से होगा तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशंस में? दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय हार्मोनी। सेकेंड क्या होगा? द लिमिटेड प्रोडक्शंस विल बी replaced by that what that is called mass productions. They are called disharmony, the discord will be replaced by the harmony and then the organizations में किस तरह का atmosphere होगा? The organization will be based on scientificism, एक coordination cooperation पे based होगा। फिर आगे बात करते हैं कि आखिर टेलर्स थ्योरी के क्या क्या कंपोनेंट्स थे। टेलर्स थ्योरी के कितने कंपोनेंट थे? 3। कौन कौन सा? टाइम एंड मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, थर्ड कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। सो टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या बात करा उन्होंने? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पेमेंट और दैट इज कॉल्ड एक सिक्स्थ बोनस की बात किया किसने? दैट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, वेज पेमेंट सिस्टम में, उसको पीस मिल अप्रोच भी बोलते हैं। फिर लास्ट में वो मल्टीपल सुपरविजन की बात करते हैं, हिस्से कि नो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होना चाहिए, उसकी जगह क्या होना चाहिए? मल्टीपल सुपरविजन। उसके लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। टोटल कितने फोरमैन? 8 फोरमैन, 4 प्लानिंग एंड 4 एग्जीक्यूशन फोरमैन। लास्ट में बोला कि ये सब बातें तो ठीक है, दैट एवरीथिंग वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशंस। सो मेंटल रिवॉल्यूशन किस चीज पे फोकस करता है कि इट बेसिकली चेंज इन द एटीट्यूड, चेंज इन द बिहेवियर। फोकस शुड बी ऑन वेरिएबल सम गेन, नॉट ऑन जीरो सम गेन। फोकस शुड बी ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सरप्लस, राइट? लास्ट में एक जो रह गया दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शंस। टेलर सेड कि द मैनेजर शुड इंटरवीन only in cases of the exceptionally high production and exceptionally low productions. मैनेजर क्या बोलते हैं इसमें? अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कि मैनेजर इंटरवीन तभी करना चाहिए जब एक्सेप्शनली लो प्रोडक्शन हो, मतलब द पीपल आर नॉट डूइंग द जॉब, और एक्सेप्शनली हाई प्रोडक्शन हो तब भी मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से कंप्लीट करेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशंस, आपने 1 महीने तक पूरा एनर्जी से पढ़ा, रात दिन एक करके पढ़ा, आपने तुरंत सडनली एक्सेल किया टेस्ट सीरीज में, सब कुछ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तब भी थोड़ा डरने की बात है, बिकॉज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है इटसेल्फ 1 ईयर प्रोग्राम। तो यहां पर परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका पेशेंस भी चेक होगा, राइट? ये इंपल्सिव एफर्ट नहीं होना चाहिए। सो सेम थिंग ही सेड देयर कि दैट एक्सेप्शनली हाई प्रोडक्शन भी हो रहा है, मतलब प्लानिंग से बियॉन्ड जाके भी हो रहा है, तब भी सस्टेनेबल नहीं है। So principle of exception he said that managers should only intervene when there is that is called exceptionally low production and also there is exceptionally high productions, right? So ये in short टेलर्स थ्योरी है। टेलर्स जो प्रिंसिपल है, ये थ्योरी थोड़ी और लंबी है, वाइडर है,
बट वी टू हैव ए कट शॉर्ट हम लोगों ने इतना सिंप्लीफाइड वे में, इतना सोफिस्टिकेटेड वे में बनाने की कोशिश करा। ये क्लासेस आप जरूर करें बिकॉज दीज क्लासेस आर बेसिकली द फाउंडेशनल पिलर्स। आने वाले समय के लिए आपको तैयार करेगा जब एक बड़े कोर्सेज में, बड़े लेक्चर्स में आप हमसे जुड़ पाएंगे और उन सब चीजों को कर पाएंगे। सो लेट अस कंक्लूड द टुडेज क्लास and let's have a sharing about the information about this series। the JPSC की पाठशाला सीरीज में ये क्लासेस रन हो रही है और यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिलेंगे। जस्ट फॉलो द सीरीज एंड फॉलो द क्लासेस, एवरीथिंग every day when you follow you will improve and that you go to the next level, right? जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो जस्ट इन कमिंग डेज a new batch would be started। So whoever is interested to enroll for the offline classroom program they must join। वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके वो अपने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके वो आगे बढ़े। The girls candidate have the special opportunity to avail the that is called straightway 10% discount on every of the courses, each of the courses। स्पेशली 10% डिस्काउंट दिया जाएगा और भी तमाम बातें हैं वो सब करेंगे, लेकिन आने वाले समय में एक नया बैच शुरू होगा सो आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप लोग आगे बढ़ें, राइट? सो लेट्स कंक्लूड द टुडेज क्लास। Tomorrow we will take up the next important thinker that is called the Henry Fayol और उनको क्या बोला जाता है? That is called father of the modern science of management। Okay, so Henry Fayol was regarded as the father of modern science of management। और अभी बात करा हमने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, he was regarded as the father of scientific management movement। तो क्या चेंजेस होगा? इनका फोकस था इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे, फियोल का फोकस रहेगा मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे। इनका फोकस होगा दैट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड और फियोल का फोकस होगा हाउ टू गेट थिंग्स डन, राइट? सो ये सारी बातें करेंगे हम लोग और आने वाले समय में और ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, सीरीज चल रहा है, आप उसको फॉलो करें, इसको आप फॉलो करें। सो सी यू अगेन एंड टेक केयर एंड कीप प्रिपेयर, कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग एंड बी इन tune with us। So you also be always into us, we will take care about the rest of the things। So have a nice day, bye bye, take care।